गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम शेयर टॉपिक पढ़ाएंगे। शेयर को मैं बेसिक से बताऊंगा, जिससे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट होंगे आपको शेयर बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें बेसिक शेयर के बारे में होगा, एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, पेड अप कैपिटल क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल क्या होती है, उनकी एंट्रियां क्या होंगी। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा जिस उसमें मैं सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में, डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शेयर होता क्या है? कंपनी की टोटल कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट को बोलते हैं शेयर। जैसे ये एक पूरी कंपनी है, ये 1000 करोड़ की कंपनी है। इसके छोटे छोटे पार्ट, अलग अलग पार्ट जब इसे कर दिए उसे बोल देते हैं शेयर। जैसे ये हर पार्ट की कीमत हो गई 1000 रुपए। 1000 करोड़ की कंपनी थी और हर हिस्से की कीमत 1000 है। तो ये एक हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम लोग शेयर। शेयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट मिलता है और प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। प्रेफरेंस का काम होता है, उनकी पेमेंट पहले की जाती है। अगर कंपनी को मानो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो प्रॉफिट में सबसे पहले पेमेंट की जाएगी प्रेफरेंस शेयर्स की, इसके बाद इक्विटी शेयर्स की जाती है। ये सब कहाँ पर लिस्टेड होते हैं? तो ये जो शेयर्स होते हैं ये किसी कंपनी के, किसी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग बोलते हैं शेयर मार्केट। जैसे इंडिया की शेयर मार्केट कौन सी है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। यही है बीएससी और एनएससी। यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग कंपनी के स्टॉक लिस्टेड होते हैं। लोग आईपीओ लाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सब्जी मार्केट होती है, तो सब्जी मार्केट में क्या है, अलग अलग सेलर्स होते हैं जो सब्जी बेचते हैं। वैसे स्टॉक एक्सचेंज में अलग अलग कंपनियां होती हैं जिनके शेयर्स होते हैं। तो लोगों को पसंद के ऊपर होता है। अगर उन्हें पसंद है तो वो खरीद लेंगे। जैसे एक कंपनी का शेयर है 2000 रुपए का, तो वो एक खरीद लेंगे। तो उनकी 2000 रुपए की लायबिलिटी हो गई है। इसीलिए बोलते हैं कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, क्योंकि जितनी उसकी शेयर की कीमत होगी उतनी ही सिर्फ उसकी लायबिलिटी होगी। पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो अब इतना समझ में आ गया। अब आता है टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कि प्रेफरेंस शेयर से कौन कौन से टाइप होते हैं। ये फिगर दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये सारे प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप होते हैं। तो अगर बेसिक कोई पूछे कि प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या है, तो लिखा लिखा क्या है यहाँ पे, प्रेफरेंस। जिनको प्रेफरेंस मिलती है पेमेंट में उन्हें बोल देते हैं प्रेफरेंस शेयर। सीधी सी बात है। इनको वोटिंग राइट नहीं होता है। एक डिसाइड कर लिया जाता है कि अगर जैसे कोई कंपनी होती है, उसे लोन चाहिए होता है, तो एक तरीके का लोन वो ले लेती है कि लिख देगी 6% पर एनम हम देंगे डिविडेंड। तो उसमें लिखा होता है कि इतना डिविडेंड देंगे। कोई कंपनी होती है, उसे जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जब वो अपने शेयर होल्डर को बांटती है जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो उसे बोल देते हैं हम लोग डिविडेंड। तो अब इन सभी के बारे में पहले बता देते हैं। पहला लिखा है कम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं संचयी पूर्वाधिकार। कम्यूलेटो, कम्यूलेटो का मतलब होता है कम्यूट करना, हर साल जुड़ना। मानो कि कोई कंपनी है, यहाँ पे लिखते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी है राम एंड श्याम लिमिटेड, ये कंपनी है। इसे प्रॉफिट हुआ है पहली साल 1000 करोड़ का। सेकेंड ईयर प्रॉफिट हुआ है 500 करोड़ का। थर्ड ईयर इसको लॉस हो गया है 100 करोड़ का। फोर्थ ईयर इसको, इसे प्रॉफिट हुआ है 200 करोड़ का। फिफ्थ ईयर में इसे फिर लॉस हो गया है 600 करोड़ का। ठीक है, इस तरीके से। तो कम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट
शेयर होल्डर को देना। जैसे मानो 6% है कि 6% हर साल उन्हें डिविडेंड दिया जाएगा। इक्विटी जो होते हैं, देखो दो टाइप के शेयर्स थे, एक इक्विटी थे, एक प्रेफरेंस थे। इक्विटी में कोई भी ये रूल लागू नहीं होता है कि इतना फिक्स रहेगा डिविडेंड। जब कंपनी की इच्छा पर डिपेंड करता है, वो चाहे तो दे चाहे ना दे। लेकिन प्रेफरेंस की कंडीशन में उन्हें देना ही पड़ता है, पहले से लिखा होता है कि इतना उनको देना है। तो कम्युनिटों में पहली साल मानो डिविडेंड मिल रहा है, ये जितना टोटल प्रॉफिट होता है अपॉन नंबर, डिविडेंड देते कैसे हैं? तो कोई कंपनी है, डिविडेंड देगी, उसको जो टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स, उसके कितने नंबर ऑफ शेयर हैं। मानो उसे प्रॉफिट हुआ है 1,000 करोड़ का, और उसके शेयर्स हैं 1,000 शेयर्स हैं, तो 1 करोड़ रुपए हर शेयर पे वो डिविडेंड देगी। इस तरीके से डिसाइड किया जाता है डिविडेंड का कैलकुलेशन। तो यहाँ मानते हैं, हम छोटा लेते हैं कि 5 साल दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहली साल इसने 100 रुपए का डिविडेंड दिया एक आदमी को, दूसरी साल दिया है 50 रुपए का। अब तीसरी साल तो कंपनी को नुकसान हुआ है तो कोई डिविडेंड नहीं देगा। अब चौथी साल देखो 200 करोड़ का मुनाफा हुआ है, तो पिछली साल का मानो उसका डिविडेंड था 50 रुपए, और इस साल का है 30 रुपए। सॉरी। तो इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे ये चौथी साल में। जैसे ये तीसरी साल का छूट गया है ना, तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहता है कि जिस साल का अगर आपको नुकसान हुआ, आप डिविडेंड नहीं पे कर पाए हो, तो आप अगली साल जब आपको प्रॉफिट होगा तब आप तो पे करोगे, लेकिन पिछली साल का भी डिविडेंड पे करना होगा। उसे बोलते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और अब आती बात नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। तो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में जिस साल सिर्फ प्रॉफिट हो, जब प्रॉफिट तभी दो, अगर लॉस तो ना दो, सीधी बात है। वेन प्रॉफिट तभी दो, वरना फिर ना दो। अगर लॉस हो गया है तो नहीं देने की जरूरत है, और वो उस साल का जुड़ेगा भी नहीं अगली साल। तो दो समझ में आ गए। अब फिर आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पहले तो जो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स बताया दो, उनमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? जी सर, क्लियर है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको प्रॉफिट, तो देखो जब डिविडेंड मिलेगा, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो डिविडेंड तो मिलेगा, तो इन्हें डिविडेंड मिल गया। लेकिन साथ में अगर थोड़ा एक्स्ट्रा और प्रॉफिट हुआ है, बचा हुआ है जो प्रॉफिट, ठीक है, जो बचा हुआ प्रॉफिट है, उसमें भी इनको पार्ट मिलता है, उसमें भी इनको हिस्सा मिलेगा। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है जो पार्टिसिपेट करते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट में। तो डिविडेंड तो इन्हें मिलेगा, इसके अलावा अगर जैसे मानो कंपनी ने बांटा है 100 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांटा है, तो फिर प्रॉफिट हुआ है 300 करोड़ का, प्रॉफिट हुआ है 300 करोड़ का, तो जो 200 करोड़ बचा है, इस पर भी वो डिविडेंड लेगी। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो कहलाता है कि उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर भी पार्ट मिले। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है तो ये सिर्फ अगर डिविडेंड लेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट से मतलब नहीं है इसे कोई भी, एक्स्ट्रा से इसे कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो कन्वर्टेबल का मतलब होता है जिसे हम कन्वर्ट कर देते हैं इक्विटी शेयर में। तो जिसको हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दें, अगर इक्विटी में कर देंगे तो वोटिंग राइट मिलने लगेगा, एक पीरियड टाइम बाद उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है जिन्हें नॉट कन्वर्ट, जिन्हें हम कन्वर्ट ना कर पाए इक्विटी शेयर में, उसे बोल देते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फिर आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडीमेबल देखो, रिडीम आपने सुना है कि जैसे लिखा होता है कहीं पे आप कुछ सामान लिया आपने, तो वहां पे कूपन लिखा है कि कूपन को रिडीम कर दो और आपको 10 रुपए पेटीएम मिल जाएगा, इसी तरीके होता है। तो रिडीम का मतलब होता है कि रिडीम करना, आप उस पेमेंट को निकाल सकते हो। तो वैसे ही रिडीम का मतलब होता है कि जब कंपनी वापस से उन शेयर्स को खरीद लेती है, बाई बैक करती है, बाई बैक करती है, वापस खरीद लेती है। जैसे एक टाइम था कि उन्होंने इशू किए थे 10 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर्स, अब 10 साल पूरे हो गए, तो 10 साल बाद वो वापस खरीद लेगी प्रेफरेंस शेयर्स को अपने पास, तो इसे बोलते हैं बाई बैक। तो रिडीमेबल वो हो गया, और इरिडीमेबल का मतलब होता है जिसे वो बाई बैक नहीं करती है।
नो बाई बैक, उसको बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखो सारे प्रेफरेंस शेयर्स क्लियर हैं। तो पहला था कम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कम्यूलेटिव का मतलब होता है जिसे हर साल डिविडेंड मिलता है एक फिक्स्ड अमाउंट से। अगर किसी साल कंपनी को लॉस होता है और फिर डिविडेंड नहीं मिलता है, तो नेक्स्ट ईयर का भी जुड़ जाता है। जैसे फर्स्ट साल मिला, दूसरी साल मिला, तीसरी साल नहीं मिला, तो चौथी साल में तीसरा प्लस चौथा साल का जुड़ जाएगा, फिर पांचवी साल। इस तरीके से कम्यूलेटिव होता है। नॉन कम्यूलेटिव में सिर्फ प्रॉफिट होगा तभी पेमेंट की जाएगी। इसके बाद पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है जो जिनको डिविडेंड तो सभी सारे प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है, लेकिन अगर इसके बाद भी कुछ रुपया बच जाता है कंपनी के पास, तो फिर एक्स्ट्रा जो पैसा बचा है उस पर भी कुछ परसेंटेज मिलता है। उसे बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है जिन्हें एक्स्ट्रा का कुछ भी पैसा नहीं मिलता है। फिर आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिनको इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है जिन्हें इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है जिन्हें हम लोग रिडीम कर सकती है, जैसे कंपनी रिडीम कर सकती है। तो जिनको कंपनी रिडीम कर सकती है उसे बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे मानो 10 साल का टाइम था, ठीक है, 10 साल बाद उनको उन्होंने वापस से खरीद लिया, तो बाई बैक उसे बोलते हैं। जितने रुपए होंगे उस टाइम उस प्रेफरेंस शेयर्स के, उतने रुपए कंपनी पेमेंट कर देगी। फिर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है जिन्हें कंपनी रिडीम नहीं करती है। इतने में किसी को प्रॉब्लम है कोई? नहीं सर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर सकते हैं, वरना फिर नो लिख दें, आगे बढ़ें। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आगे देखते हैं। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गए सारे ये। प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप थे, जिसे बोलते थे कम्यूलेटिव मतलब संचयी पूर्वाधिकार अंश, असंचयी नॉन कम्यूलेटिव हो गया। कन्वर्टेबल का मतलब होता है परिवर्तनशील, जिन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में। अपरिवर्तन मतलब नॉन कन्वर्टेबल था। रिडीमेबल का मतलब होता है जिन्हें हम लोग कुछ समय बाद पेमेंट किया वापस से खरीदा जा सकता है, उसे बोलते हैं रिडीमेबल। इररिडीमेबल का मतलब होता है जिनको खरीद नहीं सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग भागी पूर्वाधिकार अंश, जिन्हें अतिरिक्त लाभ में भी हिस्सा मिलता है डिविडेंड मिलने के बाद। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग, जिन्हें अतिरिक्त प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता है। ये एक पूरा एक सिंबल है, इसे आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने ये कंपनी बना रहा हूँ, ये एक पूरी कंपनी है। इस कंपनी की टोटल कैपिटल है 1000 करोड़। तो इस कंपनी की टोटल कैपिटल को बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ये हो गई 1000 करोड़। अब इस 1000 करोड़ में मैंने इशू की है 500 करोड़। तो जितनी इशू करते हैं, आईपीओ ला के इशू की आती है, पता ही है आपको। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जितना कंपनी को जैसे जरूरत थी 500 करोड़ की, तो उतना उसने इशू कर दिया, तो फिर बोलेंगे इशूड कैपिटल 500 करोड़। तो कितनी नहीं की, जो 1000 करोड़ में 500 करोड़ माइनस कर दो तो उतना आ जाएगा, उतनी नहीं की। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर हैं लोग, उन्होंने देखा कि आईपीओ आया हुआ है, अब जितने लोग एप्लीकेशन देंगे, तो एप्लीकेशन दी मानो 450 करोड़ की एप्लीकेशन मिली है, तो अनसब्सक्राइब कितने हुए, कितने लोगों ने नहीं ली है, तो 50 करोड़ लोगों ने नहीं ली है। पेड अप का मतलब होता है कितने लोगों ने अब उस एप्लीकेशन पे पैसे पेमेंट कर दी है। तो मानते हैं हम कि 300 करोड़ का पैसा पेमेंट कर दिया गया है। कितना नहीं किया गया है, तो बचा है 150 करोड़ नहीं किया गया है। ये होता है, एक पूरा कंपनी के बारे में बताया जाता है कि कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उसे बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। उनमें से जितनी कंपनी को जरूरत होती है इशू करने की, तो उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल बोल देते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है कि जितने की एप्लीकेशन के टाइम, ये एप्लीकेशन एप्लीकेशन के टाइम जितनी लोग एप्लीकेशन सब्सक्राइब करते हैं, हामी भरते हैं, फॉर्म भरते हैं एप्लीकेशन का, हाँ कि हमें चाहिए, तो वो थे टोटल 450 करोड़। अब उनमें से फिर क्या हुआ कि कितने लोगों ने नहीं किया, तो जितने लोगों ने एप्लीकेशन अप्लाई नहीं किया, ये होते हैं नॉट अप्लाई वाले। नॉट अप्लाइड फॉर एप्लीकेशन, उनको बोलते हैं हम लोग अनसब्सक्राइब
फिर आता है पेड अप। पेड अप का मतलब होता है कितने लोगों ने पैसा पेमेंट किया है। तो देखो 300 करोड़ का लोगों ने पूरा पैसा दे दिया है। अनपेड जितना नहीं पे किया है। तो जो अनपेड होता है उसी को बोल देंगे हम लोग कॉल इन एरियर ही बोल सकते हैं। जो अनपेड जो पे नहीं किया गया है उसे कॉल्स इन एरियर बोल देते हैं। तो इतना पे नहीं हुआ है अभी। अब ये जो नहीं हुआ है इसके लिए फिर कहा जाएगा कि उनको लेटर दिया जाएगा कि सर आप इस कॉल का पेमेंट कर दीजिए, सर पेमेंट कर दीजिए। लेकिन तब भी कुछ अगर मानो कुछ लोग हैं, कुछ लोग कितने 5 करोड़ रुपए का लोगों ने पेमेंट नहीं की, ठीक है। कुछ लोग ऐसे निकलते कहते नहीं हमें पेमेंट ही नहीं करनी है। फिर उनके शेयर को जब्त कर लेते हैं। जब्त करने को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर फीचर कर लेना। आप फॉर फीचर करते हैं तो जब्त कर लिया। इसके बाद उनको दोबारा फिर री इशू किया जाता है। तो वो आगे की कंडीशन है। पहले आप लोगों को ये टेबल समझ में आ गई। तो आज के बाद अगर कोई कोई को भी क्वेश्चन पूछ देता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता जरूर है इस तरीके का। पूछ देगा कि इशूड कैपिटल क्या होती है। चार ऑप्शन दिए होंगे। पहला लिखा होगा इशूड कैपिटल के लिए, आप बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन होगा इशूड कैपिटल क्या होती है। ए ऑप्शन में लिखा है पार्ट ऑफ अथॉराइज्ड कैपिटल, ठीक है, अथॉराइज्ड कैपिटल का पार्ट होती है। बी में लिखा हुआ है अनइशूड कैपिटल का पार्ट होती है। तीसरे में लिखा है सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होती है। चौथे में लिखा है पेड अप कैपिटल का पार्ट होती है। तो अब आपको बताना है कि इशूड कैपिटल किसका पार्ट होती है। तो पहला था ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होती है। दूसरा था अनइशूड कैपिटल का पार्ट होती है। तीसरा था सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होती है। चौथा था पेड अप कैपिटल का पार्ट होती है। तो बताइए किसका पार्ट होती है। ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन चार थे ए बी सी डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है ऑप्शन है। ए सही है कि बी सही है। हाँ बिल्कुल सही, ए ही सही है। क्योंकि इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट है। क्यों है, देखो ये बड़ा सा कंपनी थी 1,000 करोड़ की, इससे रुपया निकला है 500 करोड़। तो ये इशूड कैपिटल इसका पार्ट है। और बाकी सब्सक्राइब कैपिटल कहता तो ये इशूड कैपिटल का पार्ट होता, ना कि इशूड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि इशूड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, पेड अप क्या होती है, अनपेड क्या होती है। तो अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि स्टार्ट से मैंने समझा दिया आपको। सर इस टेबल को एक बार और रिवाइज करा दीजिए। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके का। कल लिख देता है कि 1% कंपनी जो होती है वो कौन से सेक्शन में आती है, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनी कौन से सेक्शन में आती है, एप्लीकेशन कौन से सेक्शन में आता है कंपनी एक्ट के, अलॉटमेंट किस में आता है। तो ये सेक्शंस कभी भी बच्चों को याद नहीं होते हैं और बच्चे फेल हो जाते हैं इन चीजों में। तो इन्हें याद करने का मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। थोड़ा सा हो सकता है ये लेंदी लगे, लेकिन इसे थोड़ा आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे लिखा होता है कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। ये सभी कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन में आते हैं। कंपनी एक्ट 2013 में जैसे लिखा है पहला में कंपनी लिखे मतलब कि कंपनी अकाउंट या आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन जो होता है, आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं हम लोग कंपनी को। सुना भी होगा, कहते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन आता है, धारा को बोलते हैं सेक्शन। सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में आता है। अब इसे कैसे याद रखोगे। तो आर्टिफिशियल पर्सन हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम व्यक्ति, एक अलग से व्यक्ति। तो आर्टिफिशियल पर्सन लिखा है कितने में, 220 में। तो अब इसे कैसे याद रखोगे। चार ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी और डी। अब उनमें से आपको चूज करना है कौन सा है। तो इनको हम मैथ कैलकुलेशन से करेंगे क्लियर। तो अगर वो आंसर आपको लग रहा होगा सही, कैलकुलेशन से आंसर सही आ रहा है, तो उसमें आप टिक लगा दोगे, आपको याद हो जाएगा। और बाकी इस तरीके से सारे 15-20 होते हैं सेक्शन, याद करना बहुत कठिन होता है। तो पहला था आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो आदमी जो होता है ना, उसे हर आदमी को बराबर समझना चाहिए। ये किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो यहां पे लिखा था सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, ठीक है।
तो देखो बाहर भी टू अंदर भी टू, तो घर के बाहर भी टू है, घर के अंदर भी टू है। तो हर जगह पे, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति या फिर आदमी, तो आदमी को बराबर समझना चाहिए। तो अगर कोई भी ऑप्शन जैसे चार दिए हैं, ए बी और सी और डी, आपको ये पता चल जाएगा उसमें लिखा हो जैसे 2 फिर 20 लिखा है, तो आप भी बता सकते हो कि दो बाहर भी है दो अंदर भी है, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन हर व्यक्ति को इक्वल समझना चाहिए। तो आर्टिफिशियल पर्सन आ गया सेक्शन 2 सेक्शन 20 में। बिल्कुल सही। पहला तो समझ में आ गया होगा। जी सर। बताइए पहले में कोई डाउट है आर्टिफिशियल पर्सन में? नहीं सर। यस या फिर नो, बताइए। नहीं सर, आ गया समझना, आप बताइए। डाउट है मतलब? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। क्लियर हो गया है? हम्म। जी सर, क्लियर हो गया। सर, इससे पहले वाली जो टेबल एक और बताई रिपीट थी कर ना, देते वो हैं, देखो थोड़ा कंफ्यूज है। यहाँ पे लिखा था ये क्या चीज है, सेक्शंस। कभी कभी एग्जाम में वैसे आते तो नहीं है, लेकिन रेयर केस में आ भी सकते हैं एग्जाम में। तो ये छोटे से हैं, अगर इनको तरीका आप समझ लोगे ना, तो फिर आपको दिक्कत कभी नहीं होगी, क्योंकि आप चाहे यहाँ पे नेट का भी एग्जाम दोगे तो तब भी आपको सेक्शन सारे तैयार होंगे, क्योंकि कोई भी टीचर इस तरीके से पढ़ाएगा नहीं। पहली बात है। तो पहला लिखा था कृत्रिम व्यक्ति या फिर आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये सब कंपनी एक्ट के कौन से सेक्शन में आते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सन मतलब होता है कोई पर्सन, कोई आदमी, ठीक है। तो ये लिखा था, एक चार ऑप्शन में से कोई एक में लिखा होगा सेक्शन 220, एक में लिखा होगा 230, एक में लिखा होगा 240, एक में लिखा होगा 210। तो अब आपको ये पता होना चाहिए किसमें था। तो ये तो तब तभी बता सकते हो ना जब आपको ये पता हो कि पर्सन, पर्सन मतलब हर पर्सन को आप इक्वल समझो, किसी को छोटा बड़ा मत समझो। तो ट्रिक ये थी। तो इक्वल, बाहर भी इक्वल अंदर भी इक्वल, तो देखो दोनों जगह टू टू, तो मतलब कि आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। फिर दूसरा था वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। पता ही है अनलिमिटेड होती है, क्योंकि वो अकेला पर्सन होता है, तो अगर उसकी कंपनी में नुकसान होता है तो उसके घर तक बिक जाते हैं लाइबिलिटी को पे करते करते। अब इसका सेक्शन लिखा है सेक्शन 2 62। सब सेक्शन 62 लिखा हुआ है। अब इसे भैया कैसे याद करेंगे? तो चार ऑप्शन है, ए बी और सी और डी, ठीक है। वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी लिखा था 2 सबसेक्शन 6 और 2। तो बाहर वाला 2 और अंदर वाले ये 6 और 2 है। तो अब हम क्या करेंगे? पहले तो ये वन पर्सन में याद होनी चाहिए ट्रिक, आपको देखो याद होनी चाहिए कि जो एक आदमी होता है, अगर वो पूरी कंपनी को संभाल रहा है तो वो दो लोगों के बराबर होता है। ये ट्रिक है। पहले की ट्रिक थी टू टू की, मतलब थी आर्टिफिशियल पर्सन की, कि हर व्यक्ति को इक्वल समझना चाहिए, तो टू टू आ गया। अब इसकी ट्रिक है वन पर्सन कंपनी की, कि अकेला जो आदमी होता है जो कंपनी संभालता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो मतलब वो बहुत बड़ा ताकतवर इंसान है, मर्द इंसान है, तो वो दो लोगों के बराबर है। जब दो लोगों के बराबर है तो ये दो वाला बाहर कर देते हैं, तो टू, क्योंकि टू टू इक्वल था तो 2 + 2 बराबर 6 हो गया। अब देखो ये 4 है और ये 6 है, तो 6 में से 4 माइनस कर दोगे तो बचेगा 2। यहाँ पे यही लिखा है देखो, 2 और 2 जो दिया था इनको जोड़ा, जोड़ दिया 2 को, तो ये हो गया 4। अब ये 6 पे माइनस किया तो बचा 2। मतलब कि जो वन पर्सन कंपनी होती है, अकेला आदमी जब पूरी कंपनी को संभालेगा तो वो दो लोगों के बराबर होता है। इस तरीके से वन पर्सन कंपनी हो जाएगी। तो पहली वाली थी आर्टिफिशियल पर्सन, इसमें था हर आदमी को इक्वल समझना चाहिए, तो 220 हो गया। दूसरे में था वन पर्सन में एक आदमी दो के बराबर होता है, तो 2 + 2 4 हुआ, 6 में से दो गया, 4 चला गया तो बचा 2। तो हर आदमी को बराबर समझना चाहिए, हर आदमी को, मतलब एक आदमी दो के बराबर होता है। सेकेंड ट्रिक में हो गया। फिर लिखा है प्राइवेट कंपनी, ये बहुत अच्छा ट्रिक है, ये आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी, बोलते हैं ना कई लोग कि भाई सरकारी नौकरी करो तो नंबर वन की जिंदगी रहती है, बहुत आराम से कटती है, प्राइवेट में दर दर ठोकरे खाते हैं। तो हम लोग प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनके फ्यूचर को कंपेयर करेंगे। तो बोलते हैं कई लोग कि प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोगों का फ्यूचर जीरो होता है, बोलते हैं। तो ट्रिक हो गई, प्राइवेट कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनका फ्यूचर जीरो है।
और जो सरकारी कंपनी में काम करते हैं उनका फ्यूचर है 1 नंबर। 1 नंबर का नंबर 1 फ्यूचर है। तो देखो प्राइवेट कंपनी थी, 268 में था। अब क्या करेंगे हम, 6 और 2 को जोड़ो, 8 हुआ, 8 में से 8 गया, 0 बचा। अगर आपको ट्रिक याद है कि, क्योंकि आपको देखो ऑप्शन तो याद नहीं रहेगा वहां पे कि कौन सा है इसका, ए और बी, सी और डी, तो इनमें से आप कैलकुलेट कर लोगे तुरंत अपने दिमाग में। ट्रिक याद होगी कि प्राइवेट कंपनी का फ्यूचर, प्राइवेट कंपनी में जो आदमी काम करता है उसका कोई फ्यूचर नहीं होता है, 0 फ्यूचर है। तो देखेंगे माइनस करके किसमें 0 आ रहा है, वही हो जाएगा आंसर ट्रिक। तो ये हो गया। अब सरकारी जो नौकरी करते हैं उनका कहते हैं नंबर 1 फ्यूचर, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी कटती है, ये बोला जाता है। तो नंबर 1 फ्यूचर है। तो सेक्शन था 245। अब हम क्या करेंगे, 4 2 को जोड़ो, 6 हुआ, 6 में से 5 गया, 1 बचा। तो सरकारी नौकरी वालों की जिंदगी का फ्यूचर 1 नंबर निकलता है, तो 1 नंबर हो गया। तो ये सेक्शन भी ऐसे तैयार हो जाएगा। फिर लिखा है सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी का मतलब होता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, जैसे रिलायंस है, टाटा है, नेस्ले है, और कोई एक कंपनी का नाम बताओ, ऊर्जा ग्लोबल। ये सभी होती हैं पब्लिक कंपनियां जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं। पब्लिक कंपनी की एक खास कंडीशन होती है कि इनमें मिनिमम 2 मेंबर्स, सॉरी मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम होते हैं 7 मेंबर, मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं। और अधिक से अधिक कितने होते हैं, तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, क्योंकि जितने शेयर होल्डर चाहे उतने हो सकते हैं, तो अनलिमिटेड है ये लिमिट। मिनिमम 7 होते हैं। तो सेक्शन आ रहा है देखो 271, यहाँ 7 आ रहा है, तो हम मान लेंगे पब्लिक कंपनी में की बात आए तो देखेंगे हम 7 लिखा है तो 7 से हो गया ये वाली ट्रिक। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, यहाँ देखो 7 आ रहा है एक बार, तो ये ट्रिक हो गई। अब ये 5 अगर एग्जाम में आ जाए, बच्चों को फेल करने के लिए आ जाए सेक्शन, कि बताइए आर्टिफिशियल पर्सन कौन से में होता है, तो आर्टिफिशियल पर्सन हम तुरंत दिमाग में आएगा, पर्सन मतलब आर्टिफिशियल। तो हर एक आदमी को बराबर समझना चाहिए, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो चाहे वो रियल पर्सन हो। ठीक है, तो 2 2 इक्वल समझना चाहिए, पहली ट्रिक हो गई। दूसरे में आ जाए अगर 1 पर्सन कंपनी, अकेला आदमी कंपनी संभालेगा, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बहुत काम करेगा, तो एक आदमी 2 के बराबर होगा, मर्द होगा। तो एक आदमी 2 के बराबर, तो 2 + 2 4, 6 में से 4 गया, 2 बचा, तो 2 के बराबर हो गया। तो दूसरी टिक हो गई। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में जो काम करते हैं उनका फ्यूचर कुछ होता नहीं है, तो 0 फ्यूचर। तो 6 + 2 8 हो गया, 8 में से 8 गया, 0, तो फ्यूचर 0 हो गया। अब आगे सरकारी कंपनी, तो सरकारी मतलब गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट नौकरी वालों का फ्यूचर 1 नंबर का होता है। तो 4 + 2 - 5, तो 6 - 5 = 1, तो 1 नंबर हो गया। अब जो पब्लिक कंपनी होती है उसका बारे में बताया था कि मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, तो देखो 7 दिया है। अब ये 5 सेक्शन आपको क्लियर हुए, पहले बताइए। जी सर। क्लियर है तो यस। हाँ सर, बताइए अभी। ओके, अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आया है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कौन सा सेक्शन लगता है, तो एप्लीकेशन पे लगता है 39(2) और अलॉटमेंट पे लगता है 39(1). अब लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एप्लीकेशन पे लगना चाहिए था पहले 39(1) और इसमें लगना चाहिए 2, तो ये उल्टा होता है, तो बच्चे गलत कर देते हैं। अब इसे देखो, इस करने का तरीका क्या है। एप्लीकेशन पे बता रहा है 39(2), ठीक है, और अलॉटमेंट पर दिखा रहा है सेक्शन 39(1). आप ये बताओ, कोई भी कंपनी होती है अगर वो 100 करोड़ के शेयर इश्यू कर रही है, मैंने जो चार्ट में बताया था, तो एप्लीकेशन ज्यादा के लिए आती है। एप्लीकेशन ही मानो 100 करोड़ की जैसे थी, तो आ गई 101 करोड़ के लिए एप्लीकेशन आ गई। लेकिन अलॉट कितना होगा, तो अलॉट तो सिर्फ 100 करोड़ ही होगा, उतने के शेयर होंगे, बाकी का पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन ज्यादा के लिए आती है। तो ज्यादा मतलब देखो 2 दिया है यहाँ पर, 39(2),
और अलॉटमेंट कम के लिए होता है तो 13 and 1 हो गया। इस तरीके से तैयार कर लो, ये ट्रिक हो गई। बाकी एक कंडीशन होती है, एक एप्लीकेशन में कहता है, एप्लीकेशन की एक कंडीशन होती है जिसमें अगर फेबी की बात आ जाए, एग्जाम में ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार आया है, ये मानो कि फेबी अगर कहती है कि फेबी की बात करें तो एप्लीकेशन में मिनिमम 25% होना चाहिए इशू प्राइस का। ये है फेबी का रूल। और कंपनी एक्ट कहता है, कंपनी एक्ट 2013 बोलता है कि एप्लीकेशन पे मिनिमम 5% होना चाहिए, वो भी फेस वैल्यू का। इसे आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए। सेबी बोलती है कि एप्लीकेशन पे मिनिमम मिनिमम इतना पैसा आना ही चाहिए, 25% आना चाहिए, ठीक है, इशू प्राइस का। और कंपनी एक्ट बोलता है कि कंपनी एक्ट 2013 बोलता है कि एप्लीकेशन पे मिनिमम मिनिमम 5% होना चाहिए, वो भी फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू का हो चाहे नॉर्मल वैल्यू का हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है, पूछ देगा कि कंपनी एक्ट के अनुसार, या कंपनी एक्ट के अनुसार दे देगा कि एप्लीकेशन पे मिनिमम कितने परसेंट एप्लीकेशन आनी चाहिए, कितना पैसा पेमेंट करना चाहिए एप्लीकेशन पर। चार ऑप्शन दिए होंगे, ए, बी और सी और डी। एक में लिखेगा 5%, एक में लिखेगा 10%, एक में लिखेगा 15%, एक में लिखेगा 20%। क्वेश्चन था कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार एप्लीकेशन पे मिनिमम कितना पैसा आना चाहिए। एप्लीकेशन पे कितना आना चाहिए मिनिमम कंपनी एक्ट के अनुसार, तो 5% आना चाहिए, तो 5% आंसर हो जाएगा। या तो ये दे देगा क्वेश्चन में, कंपनी एक्ट ना लिख के सीधे ये दे देगा कि एप्लीकेशन पे मिनिमम कितना अमाउंट आना चाहिए, तो आंसर देगा 10%, 15%, 25% और 30%। अब आप बताओ, क्वेश्चन दिया था सेकेंड वाले क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन पे, कंपनी एक्ट नहीं बोला, वो बोल रहा है एप्लीकेशन पे मिनिमम कितना अमाउंट लेना चाहिए। ये क्वेश्चन आ गया। अब आप सोचोगे ये तो दिया नहीं है कि फेबी है कि कंपनी एक्ट है, तो बच्चों आंसर में 5% भी नहीं लिखा होगा। देखो कहीं 5% लिखा है, नहीं लिखा है, तो क्या लिखा है 25%। तो आपको पता चल जाएगा ये फेबी की बात कर रहा है, तो 25% पे आंसर लगा देंगे। समझ में आ गया। तो आपको ये याद रहना पड़ेगा कि फेबी कहता है एप्लीकेशन पर 25% इशू होना चाहिए, वो भी इशू प्राइस का। और कंपनी कहता है कि 5% होना चाहिए फेस वैल्यू का। फिर अलॉटमेंट की बात आती है, तो अलॉटमेंट में कहता है कि मिनिमम मिनिमम 90% का अलॉटमेंट करना पड़ेगा आपको, अगर नहीं करोगे तो आपको पूरा पैसा वापस कर देना होगा। तो मिनिमम अलॉटमेंट के लिए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। मतलब कैसा सब्सक्रिप्शन होना चाहिए कि अगर 100 करोड़ के शेयर इशू किए हैं तो एप्लीकेशन एटलीस्ट 90 करोड़ की तो आनी चाहिए, तभी मार्केट में उसको आप अलॉट कर पाओगे शेयर। अगर 90 करोड़ की जगह 89 करोड़ की भी आई है ना, तो आपको उनको वापस रिटर्न करना पड़ेगा पैसा जितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो एप्लीकेशन में तो ये तो हो गई क्लियर। तो अलॉट तभी कर पाएगा जब उसको 90% की एप्लीकेशन आएगी मिनिमम। तो मिनिमम 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 सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये बात करता है अलॉटमेंट की। अब पहले ये बताइए, आपको इतना समझ में आया? जी सर। इतने में कोई अगर डाउट हो तो बताइए। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। नो डाउट। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद कुछ और ये लिखे हैं, कुछ और ये लिखे हैं, छोटे से हैं, ज्यादा नहीं, सिंपल से आपको आ जाएंगे तुरंत ही। देखो, बस 5 मिनट और ध्यान से लगाओ दिमाग, आपको ये भी समझ में आ जाएंगे। पहला लिखा है ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर लिखा है इशूड कैपिटल, अप्लाइड कैपिटल, फिर लिखा है कॉल्ड अप कैपिटल, पांचवें 12 में लिखा है पेड अप कैपिटल। तो बच्चों अगर आपको याद हो, मैंने बताया था
कि एक कंपनी है 1000 करोड़ की, ऐसी कंपनी बनाई थी, जिसमें बताया था सबसे पहले आता है सब ऑथोराइज्ड कैपिटल आता है। तो पूरी इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है 1000 करोड़ की। तो ऑथराइज्ड कैपिटल ज्यादा होती है, सीधी बात है। तो 8+2 करो, 8+2 आ गया 10। तो ये सबसे ज्यादा है। देखो, अब आगे इफर्ड कैपिटल क्या होता है? कंपनी को जरूरत है, सपोज दैट 500 करोड़ की जरूरत है, तो उतना उसने इशू किया फेयर के लिए, तो उसे बोल देंगे इशूड कैपिटल। तो 5+2 करो, 5+2 आ गया 7। मतलब कि सब्सक्राइब कैपिटल से कम रहेगी इशूड कैपिटल, सीधी सी बात है। देखो कम थी, यहाँ पे कम है। फिर लिखा है तीसरे में अप्लाइड कैपिटल, कि जो कस्टमर्स थे उन्होंने कितना अप्लाई किया। तो अप्लाई कितना किया, तो देखो ये 6 और 2 को जोड़ो 8 हुआ, और अंदर का 8, 8 में से 8 जीरो। मतलब कि उन्होंने सारा अप्लाई कर, जीरो का मतलब ये मत समझना कुछ भी अप्लाई नहीं किया। मतलब जीरो का ये आप यहाँ पे समझो कि कोई भी बैलेंस रहा नहीं, सारा अप्लाई कर दिया, टोटल अप्लाई कर दिया। इसलिए 6 में से 8 गया जीरो, तो यही हो गया, पूरा पूरा अप्लाई कर दिया मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आया आगे मांगी गई पूंजी। मांगी गई पूंजी का मतलब होता है कॉल्ड अप कैपिटल, कितना कॉल्ड किया गया है। तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कितना मांगा गया। तो अभी तक हमारे पास 500 करोड़ रुपए था, एप्लीकेशन आई थी, एप्लीकेशन मान लीजिए आ गई 600 करोड़ की। ठीक है। तो अब आगे क्या हुआ, कॉल्ड अप कैपिटल कितना मांगा गया। तो मांगा गया है पूरा 600, 500 करोड़ रुपए हमको इशू करने थे, तो 500 करोड़ हमने मांगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, और कितना वो देंगे। तो देखो मांगा हमने 500 करोड़, और वो देंगे हो सकता है 300 400 करोड़ दें, क्योंकि पूरे तो देते ही नहीं है, कुछ ना कुछ लोग डिफॉल्टर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, 5 और फिर इन दोनों को जोड़ो, 2+1 -3, 2 बचा। अब ऐसे इसमें देखो, यहाँ पे बचा है, देखो 264 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 6 - 6 = 0। अब आपको ये नंबर से याद रखने पड़ेंगे। ये ट्रिक अगर याद रखनी है, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, अप्लाइड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, तो इन सब कैपिटल के लिए आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ये 10 7 0 2 0। अगर ये नंबर याद है तो आपको ये सारे सेक्शन याद हो जाएंगे, क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल सबसे ज्यादा थी। तो देखो 8+2 10 आ गया। इशूड कैपिटल का मतलब होता है जो मार्केट में इशू की गई, तो 5+7 7 रुपए की गई इशू। फिर आया अप्लाइड कैपिटल, कितने लोगों ने अप्लाई किया। तो 8, और ये 6+2 का तो 8 हो गया, 8 - 8 0। तो मतलब कि जितने भी लोग थे सबने अप्लाई कर दिया, कोई भी ऐसा बचा नहीं है कि एक भी एप्लीकेशन के लिए खाली रहा हो, पूरा 100% अप्लाई किया है, इसका मतलब है। फिर आया कॉल्ड अप, कंपनी ने कितना मांगा। तो कंपनी ने अभी मांगा है, तो ये दो, एक जोड़ो 3 हुआ, 5 में से एक गया, तो दो दो मांगा है उन्होंने, 200 करोड़ रुपए मांगा है मान लेते हैं। तो फिर आता है आगे पेड अप कैपिटल, कि लोगों ने पूरा पैसा पेमेंट भी कर दी, ठीक है, कोई भी डिफॉल्टर नहीं रहा, तो जीरो, ऑल पेमेंट हो गई। तो ये हमारे कुछ और हो गए। ये समझ में आया आप लोगों को, बताइए। आगे पूछ लेता है प्रीमियम और डिस्काउंट के लिए, कि प्रीमियम कौन से सेक्शन में आता है और डिस्काउंट कौन से सेक्शन में आता है। तो भैया आप एक चीज बताओ जरा, प्रीमियम लिखा है सेक्शन 5(2) में, और डिस्काउंट लिखा है सेक्शन 5(3) में, कभी याद नहीं रहेगा। तो 5 में से 2 घटा दो, बचा 3, और यहाँ 5 में से 2 गया तो 2 बचा। तो डिस्काउंट मतलब होता है छूट देना, प्रीमियम मतलब होता है महंगे में देना। तो महंगे में दिया है इसलिए 3 है, छूट दी है तो इसलिए कम कर दिया तो 2 में हो गया। बस डिस्काउंट प्रीमियम की हो गई ट्रिक। फिर आता है स्वैट इक्विटी शेयर्स। तो स्वैट इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है कंपनी जब अपने कर्मचारियों को उनकी मेहनत के बदले देता है ज्यादा डिस्काउंट में शेयर। तो ये था 54 में, इसे माइनस करो, 5 - 4 तो 1। जब बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिले, डिस्काउंट से भी ज्यादा डिस्काउंट, तो उसे बोलते हैं स्वैट इक्विटी शेयर्स। तो ये भी ट्रिक याद हो गई। अब ये बताइए, प्रीमियम, डिस्काउंट, स्वैट इक्विटी शेयर्स और ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, एप्लीकेशन, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सब की ट्रिक याद हुई आप लोगों को। ये सर हो गई। हाँ सर। बस 2 3 और बची हैं, फिर खत्म। लिखा है अंशों का शोधन, मतलब कि रिडम्पशन ऑफ शेयर।
रिडम्पशन ऑफ शेयर ये आता है सेक्शन 55 में। तो देखो रिडम्पशन मतलब पेमेंट करना। 5 5 लिखा है, 5 5 मतलब 5 - 5 जीरो, सबकी पेमेंट कर दी, कुछ बचा ही नहीं, सब बराबर कर दिया। फिर लिखा है शोधनीय अधिमान अंश प्रीमियम, मतलब कि प्रीमियम ऑन रीडमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये आता है सेक्शन 54(2) में। तो प्रीमियम है, प्रीमियम की महंगी होती है इसलिए ऊपर रखा गया है, 54(2) में रखा गया है। और फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो जब कोई चीज ज्यादा पे कर दोगे तो फिर वो नीचे आ जाएगी। तो देखो, अगर बात करें प्रीमियम पर, अगर रिडीम हो रहा हो तो वो आता है 54(2) में, क्योंकि प्रीमियम लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इसलिए ऊपर रख दिया। फिर बोले कि अंशों का शोधन रिडम्पशन करने की बात करें तो 55, मतलब कि पूरी पेमेंट कर दी, 5 5 बराबर है। फुली पेड अप की बात करें तो फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं 5 5 2 में आते हैं, मतलब पूरी पेमेंट कर दी गई। तो 5 5 2 सबसे बड़ा कौन सा है? 5 5 2। जब पूरी पेमेंट कर दी तो उसका पकड़ा भारी हो गया, ये ट्रिक हो गई। ये इतने थे प्रेफरेंस शेयर्स के। सब प्रेफरेंसेस दोबारा ये बताना पक्का है कि चाहेंगे? इनमें दिमाग खराब हो गया होगा समझने में, लेकिन इन्हें इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब आप पहले ये बताइए, इतने में अगर आपको कोई डाउट हो तो। डाउट तो नहीं है सर, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छा। और बाकी ये जी। ट्रिक समझ में आ गई? हाँ, समझ हाँ। में आ गई। अच्छा, तो ये आप पहले बताइए, शेयर्स के बारे में बताया था, 2 टाइप का होता है, ये समझ में आ गया। जी सर। और बाकी प्रेफरेंस शेयर्स के जी। क्या टाइप होते हैं, ये समझ में आ गया। हाँ, हाँ आ सर। गया। इसके बाद फिर ये कि ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, ये समझ में आ गया। हाँ, ये आ गया। इसके बाद फिर ये ट्रिक आ गई समझ में। हाँ ये सर। ट्रिक आ तो गई। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे लिखा था जी। यहाँ पे, जी। आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सन आर्टिफिशियल हो चाहे रियल हो, उस सबको बराबर समझना चाहिए। तो 2 2, 1 पर्सन, एक आदमी 2 के बराबर होता है, तो 2 + 2 4, 6 - 2 तो 2 के बराबर हो गया। प्राइवेट कंपनी का फ्यूचर 0 होता है, तो 6 + 2 8, 8 - 8 0। सरकारी कंपनी का फ्यूचर नंबर 1 होता है, तो 4 + 2 6 - 1 तो 1 नंबर आ गया। इस तरीके से ना, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, तो 7 हो गया था। इस तरीके से ये अलॉटमेंट एप्लीकेशन की ट्रिक हो गई, ये ट्रिक हो गई। ये प्रीमियम डिस्काउंट कहाँ पे आता है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि कौन सर से ये सेक्शन वाला में क्या नहीं आता है। आना क्या चाहिए। हुआ? सर ये वाली ट्रिक थोड़ा समझा दीजिए, ये वाली शेयर रिडेम्पशन वाली। फेयर रिडम्पशन की आखिरी हाँ। वाली है। हाँ सर, यही वाली, ये रह गई थी। देखो 3 लिखे हैं, एक लिखा है अंशों का शोधन मतलब होता है रिडम्पशन ऑफ शेयर। हम्म। 3 वर्ड पहले मैं लिख रहा हूँ, रिडम्पशन, REDUMPTION, रिडम्पशन ऑफ शेयर। फिर आता है शोधनीय अधिमान अंश प्रीमियम, मतलब कि रिडम्पशन प्रीमियम, प्रीमियम पर रिडम्पशन कर रहे हैं, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ शेयर। और हम्म। थर्ड में दिया है पूर्ण प्रदत्त, मतलब कि फुली पेड अप, सारे पेमेंट कर दी, फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर, ये लिखा है। तो जब रिडम्पशन की बात करता है, ठीक है, तो रिडम्पशन मतलब होता है पेमेंट करना, कंपनी ने पूरी पेमेंट कर दी। तो सेक्शन लिखा है 5 5, तो 5 - 5 0, अब कोई बैलेंस नहीं बचा, नो बैलेंस। अब प्रीमियम पे कर दिया है, प्रीमियम रिडम्पशन शेयर, प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रीमियम की कंडीशन में क्या होगा, आपको पता है, जब आप मूवी देखने भी जाते हो, अगर प्रीमियम क्लास लेते हो तो आपको सबसे ऊपर की चेयर मिलती है, मतलब प्रेफरेंस आपको मिल रहा है, तो हर जगह पे आपको नंबर 1 पे देते हैं। तो ये आ गया 54(2) में। देखो, आप ये समझो कि प्रीमियम को हमेशा प्रेफरेंस मिलती है, तो वो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर रहेगा, प्रीमियम हमेशा टॉप पे रहता है। रिडम्पशन की ट्रिक थी, बराबर पेमेंट कर दी, कुछ बचा नहीं, तो 55 हो गया। फुली पेड अप की ट्रिक होती है 55, साथ में ये प्रीमियम का 2 भी जुड़ गया,
मतलब कि जब लिखा हो कि प्रीमियम पे फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स की सारी पेमेंट हो गई प्रेफरेंस शेयर की, तो उसकी ट्रिक ये होती है कि जब ज्यादा पेमेंट कर दी, सारी कर दी, कोई टेंशन नहीं है, एकदम रिलैक्स हो, तो उसका पकड़ा भारी होता है जिसने सारी लाइबिलिटी पेमेंट कर दी है। तो ये 55(2) में आ गया। ये था, समझ में आया? हाँ सर ठीक है। अब ये एक स्टेप होती है। ये पहले आता है क्या, ये क्या आता है, ये अभी बताएं कि कल बताएं, बताइए। सर जब आपकी जब आपको ठीक लगे। आपके जब ऊपर है। आपको मतलब अभी दिक्कत ना हो तो अभी बताते हैं, वरना फिर कल बताएं, जैसे लगे। बता दीजिए सर। बता दें, ठीक है। जितना ये अभी मैंने पढ़ाया ना ऊपर, उसका एक पूरा एक समरी है इस पेज में। तो पहले, सबसे पहले कोई कंपनी होती है, वो लाती है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस का मतलब होता है, कहती है भैया, एडवर्टाइजमेंट करती है, एडवर्टाइजमेंट पेपर में हो गया, टीवी में हो गया, कि कंपनी एक है, दमादम कंपनी नाम है, ठीक है। वो ला रही है कि आईपीओ ला रही, बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट आने लगा कि 500 करोड़ का आईपीओ, 100 करोड़ का आईपीओ, इस तरीके से आईपीओ चल रहा है। तो उसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। फिर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के लिए बताई थी दो ट्रिक, कि सेबी क्या कहती है, इशू प्राइस का 25%, और कंपनी एक्ट क्या बोलता है 2013, कि फेस वैल्यू का 5%। एप्लीकेशन ज्यादा होती है इसलिए 39(2) में था, अलॉटमेंट कम का ये होता है इसलिए 39(1) में था। दो समझ में आ गई, बताइए। तो पहले स्टेप में आता है प्रोस्पेक्टस, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि सर मेरी मेरे शेयर्स देखिए आए हैं कंपनी में, लोगों को ध्यान दिलाते हैं, कंपनी के बारे में अच्छा अच्छा लिखते हैं कि कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता है, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का सीधे पॉलिटिकल रिलेशन है, तो अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं, अपने फील्ड की नंबर 1 कंपनी है, बड़ा चढ़ा के लिखते हैं ना प्रोस्पेक्टस में। प्रपोजल एक तरीके से होता है वो। तो दूसरी स्टेप में आता है एप्लीकेशन, तीसरे में आता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के लिए बताया गया था, मैंने कहा था कि मिनिमम जब 90% की एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है, इतने लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी कंपनी शेयर अलॉट कर पाएगी। वरना फिर उसे वापस, जितना लोगों ने, अगर मानो 50% लोगों ने एप्लीकेशन दी है, अप्लाइड किया है, तो उसे 50% का रुपया वापस करना पड़ेगा, वो भी 15% ब्याज के साथ में। क्योंकि ये माना जाएगा कि कंपनी की गलती थी, कंपनी अच्छी नहीं है, इसलिए लोगों ने अप्लाई नहीं किया। इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनी को हायर करती हैं, खूब सारा एडवर्टाइजमेंट करती हैं, कि उनको एटलीस्ट 90% उसका सब्सक्रिप्शन मिल जाए, तभी तो वो उनको पैसा मिलेगा फेयर का, फेयर इशू करने पे। वरना भैया ना तो पैसा मिल पाया ना कुछ मिल पाया, वापस फिर 15% ब्याज के साथ में उनको वापस करो जितना भी लिया है रुपया 30 दिनों के अंदर में। 30 दिन में रिफंड करना होता है। कहीं कहीं पे 120 डेज लिखा होता है, 120 डेज लिखा होगा या फिर 130 डेज लिखा होगा, वो भी सही होता है, कि 30 दिन में 15% ब्याज के साथ रिफंड करना होता है। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो उन्हें 120 दिन का आगे टाइम दे दिया जाता है। तो ये समझ में आ गया 90%, ये भी बताया था मैंने। इसके बाद आता है कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर का मतलब होता है कि जो लोग पैसे पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनके शेयर को जब्त कर लेते हैं, फॉरफीचर करते हैं, याद है, फॉरफीचर करते हैं। तो कॉल इन एरियर के लिए बोलते हैं कि कोई भी कॉल जो होगी ना, कॉल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आती है, देखो, एप्लीकेशन होती है, फिर आता है अलॉटमेंट आता है, फिर आती है फर्स्ट कॉल, इसके बाद आती है फाइनल कॉल आती है। तो अब एक शेयर है 10 रुपया का, एप्लीकेशन आई, मानो हमने ले लिया है एप्लीकेशन पे 2.5 रुपए लिया है, ठीक है, 25% से ज्यादा नहीं लेना चाहिए अगर रूल ले रहे हैं तो, ठीक है, 2.5 रुपए ले लिया, अलॉटमेंट पे भी 2.5 रुपए ले लिया, टोटल 5 रुपए हो गया। अब फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए लिया और फाइनल कॉल पे 2 रुपए लिया। अब क्या हुआ है, एक आदमी थोड़े से मक्कार निकल गया है, उसने क्या किया, उसने तीसरी कॉल का पेमेंट ही नहीं की। अब कंपनी फोन कर रही, सर सर कॉल कर रही, फोन करके कॉल, इसीलिए लिखा है यहाँ कॉल, कॉल इन एरियर। चाहे वो सेकंड, अब अलॉटमेंट पर भी कॉल कर सकती है, चाहे यहाँ पर भी कर सकती है, जब भी उसने पेमेंट नहीं की।
तो कॉल नहीं की, इसलिए कॉल कॉल इन एरियर हुआ कि सर पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो। तो चार लोग थे, संता बंता टंटा ठंटा। ये नाम थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, संता बंता टंटा ने तो पेमेंट कर दी, तीन लोगों ने पेमेंट कर दी, लेकिन जो ठंटा था अभी भी वो ऐसे ही दुष्ट था, उसने पेमेंट नहीं की, इसने पेमेंट नहीं की। तो तीन ने पेमेंट की, तो उनका पेमेंट लिख दिया गया। और कंपनी की एक कंडीशन होती है कि वो कॉल पे, जो कॉल दी ना, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, इन पे 25% से ज्यादा नहीं मांग सकती है रुपया। इसीलिए वो डिवाइड कर देती है कि इतना इसमें रहेगा, इतना इसमें रहेगा। तो 25% से ज्यादा नहीं मांग सकती है। तो हमने मान लिया चलो यहाँ पे 2.5 रुपया ही मांगा है, तो 2.5 रुपया लेते हैं, रूल के हिसाब से चलते हैं, 2.5 रुपया यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से दे दिया जाता है, लेकिन जो रियल होता है वो वही मैं बता रहा हूँ। तो 25% से ज्यादा नहीं मांग सकती है, तो 2.5 रुपया मांगा। तीन लोगों ने दे दिया है कि नहीं दिया। और साथ में बोलता क्या है, टाइम भी देता है कि अगर फर्स्ट कॉल मांगी है, इसके 1 महीने बाद फाइनल कॉल का टाइम आएगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने पहली कॉल मांग ली, लोगों ने पेमेंट कर दी, फिर आपने 2 दिन बाद कहा कि सेकंड कॉल का पैसा दे दो। तो ऐसा नहीं है, दो कॉल के बीच में 1 महीने का टाइम होता है। और दो, और साथ में जब पैसे पेमेंट करने की बारी आती है, तो 14 दिन पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है कि सर आपको पैसे पेमेंट करनी है। तो कॉल इन एरियर में क्या होता है, 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो कॉल के बीच में, टू कॉल के बीच में गैप कितना होना चाहिए, तो 1 मंथ का गैप होना चाहिए। और थर्ड गैप होती है कि पेमेंट करने के लिए, ठीक है। पेमेंट करने से पहले जो इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपको पेमेंट करनी है, वो 14 दिन पहले दी जाती है, बिफोर 14 डेज। कि कॉल की पेमेंट करने से 14 दिन पहले आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है कि सर आपको कॉल की पेमेंट करनी है। ये तीन कंडीशन होती हैं कॉल इन एरियर की। पहली होती है 25% से ज्यादा कॉल नहीं मांग सकते हैं, दूसरी होती है दो कॉल के बीच में 1 महीने का गैप होता है, तीसरी होती है कॉल की पेमेंट करने के लिए 14 दिन पहले वो उनको फोन करता है, सर आपको पेमेंट करनी है। जो मैंने बताई थी याद है कंडीशन, कि अगर कोई कंपनी होती है उसमें एप्लीकेशन कम आती है, तो 120 डेज भी कहीं लिखा होता है, कहीं 130 डेज लिखा होता है। तो ये लिखा हुआ है देखो, उसको 30 डेज में 15% ब्याज के साथ में पेमेंट करनी पड़ती है। इसके आगे अगर उसको टाइम दिया जाता है, 120 डेज का टाइम देते हैं, ठीक है, या 130 डेज का टाइम दे देते हैं इसके आगे भी, तो फिर 6% के साथ में पेमेंट करनी होती है। ये कंडीशन थी। अब दो वर्ड आते हैं, एक आता है कॉल इन एरियर, एक आता है कॉल इन एडवांस। दोनों के नाम सुने सभी ने, सुने होंगे। कॉल इन एरियर मतलब होता है एरियर जिसका पैसा अभी तक कंपनी को मिला नहीं है। कॉल इन एडवांस, एडवांस में कंपनी ने रुपया मांग लिया है। तो कॉल इन एरियर की कंडीशन में अगर जनता पेमेंट नहीं करती है, फेयर होल्डर, फेयर होल्डर तो हुए वो, अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो उन्हें 10% ब्याज के साथ में उन्हें पैसा ले देना पड़ेगा। जो फेयर होल्डर जनता है उसको 10% ब्याज के साथ में देना पड़ेगा। और कॉल इन एडवांस में क्या होता है कि कंपनी अगर एडवांस में पैसा ले लिया और उसको उसने पूरे फेयर दिए नहीं है कंपनी ने उस जनता को या शेयर होल्डर को, तो कंपनी उसको 12% ब्याज के साथ में वापस करेगी रुपया। ये होता है पेनाल्टी, जो है पेनाल्टी की बात करता है, ठीक है। पेनाल्टी की बात करता है तो कॉल इन एरियर पर 10% लगता है, 10% की कंपनी को देगी जनता, अगर वो पेमेंट नहीं करती है टाइम पर। और अगर जल्दी पेमेंट कर दी, जल्दी पेमेंट कर दी और कोई कंडीशन से शेयर नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर कंपनी देगी उनको 12% ब्याज के हिसाब से रुपया जनता को। ये दो याद हुए, कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस में क्या होता है, ये लिख लीजिए भैया। जी जी। कॉल इन एरियर पर 10% इंटरेस्ट के साथ में देना होता है, कंपनी को देना होता है रुपया, जनता देती है कंपनी को। और कॉल इन एडवांस में क्या होता है कि कॉल इन एरियर में 10% जनता देती है कंपनी को, और कॉल इन एडवांस में 12% कंपनी देती है। अब बताइए इस टेबल में आपको कोई दिक्कत है? नहीं सर। ये टेबल समझ में आ गई? पहला प्रोस्पेक्टस था, फिर एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन में हाँ। फेस वैल्यू पे 5%, इशू प्राइस पे 25%, अलॉटमेंट की बात करता है तो ये 90% बताया था। 30 डेज में रिफंड करना होता है, अगर 90% से कम आता है तो 15% ब्याज। इसके अलावा भी अगर टाइम नहीं पेमेंट कर पाती कंपनी तो फिर अलग से 130 दिन का टाइम देते हैं।
उस पर 6% अलग से ब्याज लगता है। इसके अलावा बताया था सर मैंने। हाँ। सर ये स्टेप नंबर 2 में जो है एप्लीकेशन में, इशू प्राइस का 25% आना चाहिए। हाँ, इशू प्राइस का 25%, ये सेबी की गाइडलाइन है। अच्छा। और कंपनी एक्ट 2013 की गाइडलाइन है, फेस वैल्यू का 5% होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, या तो वो दे हाँ देगा, चार ऑप्शन में देगा, 5% ऑप्शन होगा एक, ठीक है, तो फिर हाँ 25% नहीं होगा। अगर पांच हाँ। परसेंट नहीं होगा तो फिर 25% आंसर होगा। 25 होगा। हाँ। ठीक। ठीक। अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन मिनिमम आनी चाहिए, मतलब अप्लाई करना चाहिए 90% लोगों को, तभी कंपनी उनको शेयर इशू कर पाएगी, वरना उन्हें 15% ब्याज के साथ में रुपया वापस करना होगा 30 दिनों के भीतर। अगर वो 30 दिन में पैसा नहीं वापस कर पाती है, ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में, तो फिर 130 दिन का टाइम और मिलता है, वो 6% ब्याज अलग से लगता है। ठीक। कॉल इन एरियर में बताया था मैंने कि कॉल इन एरियर होता है जिसकी लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें कॉल इन एरियर में कंपनी 25% से ज्यादा रुपया नहीं मांग सकती है शेयर होल्डर से। दो कॉल के बीच में 1 महीने का टाइम होता है, और जब कॉल का पैसा चुकाना होता है तो 1 महीने का टाइम तो होता ही है, साथ में 14 दिन पहले उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि सर आप पेमेंट आपको करनी है, ताकि वो लोग इंतजाम कर सकें पैसे का। और कॉल इन एरियर पे कंपनी देती है 10% इंटरेस्ट जनता पे, कि आपने लेट किया है। कॉल इन एडवांस में, अगर एडवांस में जनता पेमेंट कर देती है तो कंपनी देती है 12% इंटरेस्ट के साथ में उन्हें पैसा वापस। समझ में आ गई बात? जी सर। जी सर। अब ये एंट्री होती है, एंट्री याद है आप लोग की नहीं? हाँ सर। ये एंट्री देख लीजिए। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू फेयर एप्लीकेशन अमाउंट। दूसरी होती है फेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट हो गई। तो आपको ये एंट्री याद करनी होगी। कैसे याद रखोगी उसका भी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। पहले में आया बैंक अकाउंट डेबिट टू फेयर एप्लीकेशन अमाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट आ गया, ठीक है, तो ये रिसीव हुआ है। फिर दूसरे में ट्रांसफर हुआ है। अब आगे जितनी भी एंट्री होंगी, ये छोड़ दें रिफंड की, तो अब बाकी में क्या होगा? पहले ड्यू होगा, फिर रिसीव होगा, फिर ड्यू होगा, फिर रिसीव होगा। ऐसी एंट्री होती है। तो देखो पहले में लिखा था एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू फेयर एप्लीकेशन। भैया जब आपको एप्लीकेशन आई है तो पैसा आया होगा, तो बैंक की डेबिट होगी। बैंक अकाउंट डेबिट किसका? एप्लीकेशन का आ गया, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, तो पहले में रिसीव। फिर इसको हम ट्रांसफर करेंगे अपने किधर पे? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन ही नीचे वाला ऊपर चला गया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर हो गया। अगर ज्यादा पैसा आ गया था, एक्स्ट्रा लोगों ने अप्लाई कर दिया था, तो उनका रिफंड कर दोगे टू बैंक करके, कि शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। रिफंड की एंट्री होती है। टू बैंक मतलब पैसा चला गया। तो पहले तो इस एंट्री को आप छोड़ दो, अभी जरूरत नहीं है। सिंपल सी देखो, पहली समझ में आ गई, दूसरी समझ में आ गई। पहले में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फेयर एप्लीकेशन अकाउंट होती है। दूसरे में पैसे को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो फेयर एप्लीकेशन यहाँ उठा कर रख दिया, ये वाला यहाँ आ गया, टू कैपिटल अकाउंट हो गया। तो पहली एंट्री थी रिसीव की, फिर ट्रांसफर की। अब आगे की एंट्री में ड्यू और रिसीव रहेगा, ड्यू और रिसीव रहेगा। तो पहली एंट्री समझ में आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू फेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर आ गई फेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू फेयर कैपिटल। अब इनका उल्टा करते रहो। देखो देखो देखो, अब हमने क्या किया? फेयर अलॉटमेंट में क्या किया हमने? फेयर एप्लीकेशन की जगह ये कर दिया। जरा ध्यान से देखना, मैं एंट्री पहले लिख दूं। पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री थी फेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये थी एंट्री। अब आगे की एंट्री क्या होती है? तो जरा देखिए, पहले मैंने बताया रिसीव ट्रांसफर, इसके बाद फिर ड्यू, ड्यू रिसीव, मतलब कि पहला ए और बी चलता है, अब आगे चलेगा बी और ए, बी और ए। ये ट्रिक। तो आपको अगर ये एंट्री दो याद हो गई, तो अब आगे की एंट्री आप बना सकते हो। तीसरी एंट्री क्या होती है? तो तीसरी इसका देखो, अब पहले ए और बी चल रहा था, अब बी ए चलेगा, तो मतलब दूसरी एंट्री पहले चलेगी। शेयर। एप्लीकेशन की अब अलॉटमेंट आ जाएगा।
तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट देखो ये हुआ। टू, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब चौथी एंट्री क्या हो जाएगी? अब बी ए, बी ए में ये आ जाएगा, फिर हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल की भी एंट्री हो जाएगी। देखिए ये इसी तरीके से एंट्री हो जाएगी। तो ये एंट्री आपको समझ में आई, बताइए। जी सर। जी सर। हाँ, बस आपको आपको याद क्या करना है, बस ये इतनी एंट्री आपको याद रखनी है। पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि पैसा आता है, फिर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। अगर ये याद होगी ए बी, तो आगे आपको बी ए करना है, बस याद रखो। यहाँ पे एंट्री यहाँ से स्टार्ट करनी है अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर तीसरे में करना है फर्स्ट कॉल के लिए, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। जी सर। इतने में कोई आप लोगों को डाउट है? नहीं सर, सब ठीक है। ओके, ठीक है, फिर आज की क्लास जी। क्लोज करें।